नमस्कार दोस्तों। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान उन लोगों के लिए है जिन्होंने सार्वजनिक सेवा, कला, साहित्य, विज्ञान और खेल में उल्लेखनीय योगदान दिया हो। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, सत्यजीत रे, पंडित रविशंकर, जे.आर.डी. टाटा और ऐसी कई हस्तियों को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो आइए बात करते हैं कि क्यों पद्म भूषण और पद्म विभूषण रतन टाटा इस पुरस्कार के लिए सबसे उपयुक्त पात्र हैं। दोस्तों, मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी पर एक बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रेरणा देने वाली एक कहानी से शुरू करना चाहता हूं कि 1998 में जब रतन टाटा ने टाटा इंडिका को कार बाजार में उतारा तो शुरुआती दौर में इस कार को बाजार से बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इसके चलते 1999 में रतन टाटा ने पैसेंजर व्हीकल के इस डिवीजन को बेचने का फैसला किया। कुछ समय बाद उनकी बात फोर्ड कंपनी से, जो अमेरिका की जानी मानी कार कंपनी है, उससे हुई तो फोर्ड ने उन्हें मीटिंग के लिए अमेरिका में आमंत्रित किया। वहां पर बात करते हुए मीटिंग में रतन टाटा पर एक व्यंग्य कसा गया कि जब आपको कार बनाना ही नहीं आता तो आपने कार बनाना शुरू क्यों किया। यह बात रतन टाटा को इतनी चुभी कि वो मीटिंग छोड़कर बाहर चले गए। भारत में आने के बाद उन्होंने अपने इस गुस्से को जिंदा रखा और अपनी पूरी ताकत से इंडिका कार को वापस सुधारा और उसे अच्छा बनाने में लगा दिया। और उसी का करिश्मा था कि इंडिका कार अपने नए अवतार में भारत में बहुत बड़ी सफलता बनी। और दोस्तों, कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती है। सन 2008 में, यानी करीब 9 साल बाद, समय का पासा पलटा और फोर्ड मोटर्स जबरदस्त घाटे में चल रही थी। तब उन्हें जैगुआर और लैंड रोवर के लिए खरीदार चाहिए थे। और समय का कमाल देखिए कि उसी रतन टाटा ने उसी फोर्ड मोटर से जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर उस कंपनी को भारी नुकसान से एक मुनाफे में तब्दील कर दिया। 28 दिसंबर सन 1937 को सूरत में जन्मे रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से पूरी करी और उसके पश्चात सन 1962 में उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी यूएसए से आर्किटेक्चर विथ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अपनी स्नातक डिग्री हासिल करी। 1962 में उन्हें आईबीएम की तरफ से नौकरी का प्रस्ताव मिला, परंतु उन्होंने इस नौकरी की बजाय भारत में आना बेहतर समझा। भारत में आकर उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया और इस दौरान शुरुआती 8 साल उन्होंने टाटा स्टील में आम मजदूरों के साथ शॉप फ्लोर और फर्नेस सेक्शन में काम करके व्यतीत किए। और इस दौरान हमेशा कुछ न कुछ वो सीखते रहे और इस तरह अपने संघर्षों से सीखते हुए 1991 में वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। दोस्तों, टाटा ग्रुप के चेयरमैन होना क्या मायने रखता है, जरा इस बात से समझिएगा। 2018 में 150 साल पूरे करने वाले टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनियां हैं, जो नमक से लेकर सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों तक फैली हुई है। और इस ग्रुप की कंपनियां अपने अपने क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में से एक है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, टाटा पावर, टाइटन, इंडियन होटल्स, वोल्टास इत्यादि इत्यादि। जरा सोचिए कि इतने अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई और इतनी बड़ी और इतनी सारी दिग्गज कंपनियों का नेतृत्व करना अपने आप में कितना मायने रखता है। 1991 से 2016 तक रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट्स 50 गुना बढ़े और इनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने 160 देशों में अपनी पहचान बनाई। यह रतन टाटा का करिश्माई नेतृत्व ही था जिसकी वजह से 1991 में $6 बिलियन के रेवेन्यू से टाटा ग्रुप 2016 में $106 बिलियन तक के रेवेन्यू पर पहुंच गया। और इसी दौरान रतन टाटा ने जैगुआर, लैंड रोवर, टेटली, कोरस और डेवू जैसी कंपनियों का अधिग्रहण करके भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा दिया। रतन टाटा ने अपने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता हूं, बल्कि निर्णय लेकर
उसे सही करने में विश्वास रखते हैं। ये उनके जबरदस्त नेतृत्व का ही कमाल था कि टाटा स्टील, टाटा टी और टाटा मोटर्स तीनों ही दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की श्रेणी में आकर खड़ी हो गई। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों 11,09,809 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले इस टाटा ग्रुप के इस अग्रणी उद्यमी का नाम कभी भी भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में नहीं आया? वह इसलिए क्योंकि टाटा ग्रुप की मेजॉरिटी शेयर होल्डर के रूप में टाटा सन्स का नाम आता है और टाटा सन्स अपनी कंपनियों से आने वाले मुनाफे का दो तिहाई हिस्सा यानी 66% चैरिटेबल ट्रस्ट में दे देता है। 14 चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से यह पैसा चैरिटी में चला जाता है और टाटा ग्रुप द्वारा संचालित कई प्रसिद्ध संस्थान जो इन चैरिटेबल फंड से संचालित हैं, और शायद आपने इनमें से कई संस्थानों के बारे में सुना भी होगा। IISc बैंगलोर, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, टाटा मेडिकल सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा क्रिकेट अकेडमी, टाटा फुटबॉल अकेडमी, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा टाटा ट्रस्ट आज 35 राज्यों में 638 जिलों में अलग अलग कार्यों को कर रही है और 450 NGO के माध्यम से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का कार्य कर रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टाटा सन्स को देने के अलावा भी टाटा ग्रुप की हर कंपनी अपने मुनाफे का 4% चैरिटी में दे देती है। स्टील, केमिकल, सॉफ्टवेयर, नमक, पावर, ऑटोमोबाइल और विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ टाटा ग्रुप आज भी सिगरेट और शराब के क्षेत्र में नहीं है, भले ही इसमें कितना भी मुनाफा क्यों ना छुपा हुआ हो। रिश्वत और घूसखोरी में बिल्कुल भी नहीं मानने वाले टाटा ग्रुप की यह स्पष्ट नीति है, फिर चाहे इसकी वजह से कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथ से क्यों ना चला जाए। हिंदुस्तान को मलेरिया मुक्त करने के लिए टाटा ग्रुप द्वारा जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में $70 मिलियन के निवेश की योजना है, जो मच्छरों के DNA में परिवर्तन से मलेरिया के फैलाव को रोकेगा। कोरोना वायरस के इस महामारी में रतन टाटा ने अपने पर्सनल फंड से 500 करोड़ और टाटा ग्रुप से 1000 करोड़ रुपए राहत कोष में दिए। यही नहीं, ताज होटल से मुंबई के सरकारी अस्पतालों में सभी डॉक्टर्स, नर्स और मरीजों के लिए खाने का इंतजाम किया। अपने असूलों और मूल्यों के लिए जाने जाने वाले रतन टाटा ने देश और समाज को सर्वोच्च माना है। भले ही सिंगूर में जमीन न मिलने की वजह से उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ हो, पर फिर भी उन्होंने बंगाल के लोगों की भलाई के लिए टाटा कैंसर हॉस्पिटल की नींव राजरहाट, कोलकाता में ही रखी। इतना ही नहीं, कलिंग नगर ओडिशा में 1000 स्कूलों के प्रोजेक्ट की नींव रखी, जिससे 6 शहरों के सभी गांवों का भला होगा। दोस्तों, रतन टाटा ने हमें यह सिखाया कि कड़ी मेहनत और आदर्शों से एक महान साम्राज्य की मजबूत नींव रखी जा सकती है। आज 150 वर्षों के बाद भी टाटा ग्रुप समस्त विश्व में अपना परचम लहराता हुआ भारत का नाम रोशन कर रहा है। यह रतन टाटा का ही कमाल था कि उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर जैसी भारी घाटे में चल रही कंपनियों को खरीदकर उसे फिर से मुनाफे में लाकर आज विश्व पटल पर पुनः स्थापित कर दिया, और यही करिश्मा उन्होंने टेटली में भी करके दिखाया। दोस्तों, रतन टाटा पहले भारतीय हैं जिसे ब्रिटिश साम्राज्य ने नाइटहुड की उपाधि देकर सम्मानित किया। जरा सोचिए कि भारत के इस लाल को क्यों भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए, जिसने अपने देश और समाज के लिए इतना कुछ किया हो, जिसने भारत का डंका पूरे विश्व में बजाया हो और जो खुद आदर्श और असूलों की एक जीती जागती मिसाल हो। ऐसे करिश्माई व्यक्तित्व भारत रत्न पुरस्कार के लिए बिल्कुल 100% हकदार। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत